हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो मेरे लास्ट वीडियो में हमने बाइपोलर 1 डिसऑर्डर का फर्स्ट पार्ट किया था, तो आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ तक कर चुके हैं, इसकी क्लासिफिकेशन तक 4 टाइप के हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में दिया है बुक में, तो थोड़ा सा हम इसको रीड करेंगे। बाकी अगर आपके 10 मार्क्स के लिए आता है तो आपने इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। पहले उनके नेम लिखने हैं, फिर इन जो क्लासिफिकेशन आपने की है टाइप्स 4 टाइप जो लिखे हैं, इनको आपने जो है एटलीस्ट 5-6 लाइंस आपने इसके बारे में लिखना है। तो ठीक है, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर क्या है हमारा। इस डिसऑर्डर में आपको एक चीज़ हमेशा से याद रखनी है, आप इसमें जो है एक मैनिक एपिसोड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एटलीस्ट 1 वीक के लिए चलता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहती हूँ कि देखो, अगर आप किसी पर्सन से मिलते हैं, अगर उसके पास बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है, तो सपोज़ आप उसे वेरी फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो आपको वो बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा लगेगा कि इस कितनी एनर्जी से अपना काम कर रहा है, बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को इस तरह से वो फील करता है। ठीक है, उसी पर्सन से आप 2-3 महीने के बाद मिलेंगे तो आपको नॉर्मल लगेगा, और सेम पर्सन से आप फिर से 2-3 महीने के बाद आप मुलाकात करोगे तो वो टोटली डीप इन डिप्रेशन में गया होगा। ठीक है, तो ये कैसा है, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में क्या है, ये एपिसोडिक है, ये हम लोग जानते हैं। और इसमें यही रहता है कि अभी पर्सन कैसा है, कुछ टाइम के बाद नॉर्मल है, कुछ टाइम के बाद वो इस तरह के सिम्टम जो है दिखाता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ क्या बताई है कि जो इस तरह के पेशेंट होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, उसमें जो है हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है, क्योंकि वो या तो खुद को हार्म करेंगे या किसी और को हार्म करने की कोशिश करते हैं। और दिस टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर अफेक्ट मैन एंड वुमेन। ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक ही जेंडर को करेगा, ये किसी को भी कर सकता है, मैन को भी और वुमेन्स को भी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर बाइपोलर 2। आई होप विजिबिलिटी होगी आप लोगों को, क्योंकि मैं ना एक्चुअली इसी बुक से करवाना चाह रही हूँ। अलग से मुझे नोट्स बनाने का इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बाकी सम अप करेंगे तो उस पर मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बाइपोलर 2। बाइपोलर 2 में क्या है, इसमें बाइपोलर 1 में मैनिक एपिसोड का ज़रूरी था, मतलब इसके सिम्टम जिसमें आप डिफ्रेंशिएट करते हो। और बाइपोलर 2 में हमारा क्या है, इसमें जो फुल ब्राउन मैनिक एपिसोड ज़रूरी नहीं है, इसमें हाइपोमैनिक एपिसोड रहेगा, और ये लेस सीवियर है, और इसमें डिप्रेसिव फेज रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है ना मेजर डिप्रेसिव एपिसोड एट लीस्ट 2 वीक्स तक रहता है, और हाइपोमैनिक एपिसोड जो है 4 डेज तक रहता है। और इस टाइप के पर्सन में एग्जाइटी डिसऑर्डर देखने को काफ़ी मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास साइक्लोथेमिया। अब साइक्लोथेमिया में क्या है, साइक्लोथेमिया जो है लेस सीवियर है इन दोनों से। ठीक है, और इसमें क्या देखा जाता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ये, एटलीस्ट 1 ईयर चिल्ड्रन और एडोलेसेंट में दिखाई देता है, और टोटल ड्यूरेशन इसकी जो रहती है वो 2 ईयर्स की रहती है। ठीक है, और इसमें पर्सन ना ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं होता है, लेकिन बाइपोलर 1 में तो पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है, बहुत ही ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाइपोलर डिसऑर्डर NOS। तो इसमें पर्सन में ना ज़्यादा सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं। ठीक है, जो ये वाला डिसऑर्डर होता है, जो हमारे बाइपोलर 1 और 2 के सिम्टम्स है, इसमें वो सब चीज़ें नज़र नहीं आती और लेस सीवियर है। ठीक है, अब मेन आता है, हमने टाइप्स हमने पहले भी की थी, आज हम जस्ट गो थ्रू हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉज। कॉज क्या हो सकते हैं, बस हेडिंग्स आपने लर्न करनी है, आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। सबसे पहले अगर जेनेटिक बोला जाता है तो हमें पता है जेनेटिक्स क्या, हमारे पेरेंटल्स के थ्रू हमारे फैमिली में किसी को ऑलरेडी हो ये सब प्रॉब्लम आगे ट्रांसफ़र हो जाए, तो देखा जाता है कि विथ एटलीस्ट 59% देयर इज स्ट्रॉन्ग जेनेटिक रिस्क फैक्टर। ठीक है, रिस्क फैक्टर होता है। तो हो सकता है कि अगर पर्सन में ये जीन्स आए हैं और उसको एनवायरनमेंट सही नहीं मिला, तो पूरे चांस रहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में वो अफेक्ट होगा। लेकिन जीन्स आए हो और पर्सन को सिचुएशन अच्छी मिली हो, अच्छा एनवायरनमेंट मिला हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये डिसऑर्डर उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। अगर मान लो हम इसी ब्रेन में इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना, केमिकल्स का। ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट बाइपोलर डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द इम्बैलेंस इन द सर्टेन ब्रेन केमिकल्स लाइक न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें कि डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड एसिटाइलकोलिन। ठीक है ना, अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाएगा तो भी क्या होता है, हमारे चांसेस रहते हैं इस डिजीज़ होने के। ठीक है ना, तो इफ़ द न्यूरो ट्रांसमीटर आर नॉट इन बैलेंस, द ब्रेन मूड रेगुलेटिंग सिस्टम विल नॉट वर्क द वे इट शुड। तो वो इस तरह से ब्रेन हमारा नहीं वर्क करेगा। ठीक है, और थर्ड फैक्टर हमारा क्या है कॉज का, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में
क्या हो जाएगा, जैसे कि पर्सन ने कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट एक्सपीरियंस कर ली, डिवोर्स कर लिया, कोई एक्सीडेंट कर लिया, किसी अपने नज़दीकी का खो देना, किसी की डेथ हो जाना, तो ये सारी चीज़ें भी क्या करता है, अगर किसी के जीवन में ये सब चीज़ें होती हैं तो ये फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इस डिजीज़ के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रीटमेंट। अब बाइपोलर का ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो होगा इसमें मेडिकेशन। ठीक है, कि इसमें मेडिसिन दी जा सकती है। ठीक है, मेडिकेशन जनरली यूज टू ट्रीट दी बाइपोलर डिसऑर्डर इंक्लूडेड क्या है, मूड स्टेबलाइजर है। ठीक है, इसमें कुछ ड्रग्स है, ये आप देख लेना। एक ये हमारा लिथियम कार्बोनेट है विच कैन रिड्यूस द सिम्टम ऑफ द मेनिया एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम द रिटर्निंग। लिथियम ऑल्सो मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ द सुसाइड। ये तो हो गया, एक ये चीज़ है। सेकेंड हमारा मेडिकेशंस में क्या होगा, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स। ठीक है, तो इसको भी ट्रीट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स। ठीक है, ये चीज़ें हमारी किस में आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी ट्रीटमेंट में। और साथ में क्या है, पीपल टेकिंग मेडिकेशन शुड। अब जो पर्सन मेडिसिन ले रहा है उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये कुछ पॉइंट्स है कि अपने हेल्थ केयर वाले से आप कांटेक्ट में रहेंगे और विदाउट उनकी गाइडेंस से कोई आप मेडिसिन नहीं खाएंगे। अपनी मेडिसिन आप प्रॉपरली लेंगे जो आपको लिखा है। ठीक है, ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद फर्स्ट ट्रीटमेंट में हमारा मेडिकेशन है, सेकेंड ट्रीटमेंट में हमारा साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपीज इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन बनता है कि हमारी साइकोथेरेपीज कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट साइकोथेरेपी हम क्या देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है पर्सन को कि आपके जो है रिकॉग्नाइज पैटर्न ऑफ द थिंकिंग, उनकी ना थिंकिंग को चेंज किया जाता है, उनके थॉट प्रोसेस को जो है चेंज किया जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर सेटिंग्स होती है कि किस तरह से फिर वो अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलके उनके थॉट प्रोसेस को चेंज किया जाता है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी किस तरह से वो सोचते हैं। देन है साइकोडायनेमिक। ये हमारा है कि ये साइकोडायनेमिक्स में कैन ऑल्सो हेल्प सॉर्ट आउट कॉन्फ्लिक्ट इन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप और एक्सप्लोर द हिस्ट्री दैट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द करंट प्रॉब्लम। तो कि क्या कारण है हमारे जिससे पर्सन इस उसमें आज की सिचुएशन में है, तो पुराना हम उस चीज़ को देखेंगे फिर उसे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, देन फैमिली फोकस थेरेपी। फैमिली फोकस थेरेपी में देखो किसी ना किसी फैमिली में पर्सन होता है, किसी से अटैच्ड होता है, अपनी बातें शेयर करता है, तो हम उसको लेके भी पर्सन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जिनसे वो पर्सन शेयर करता है उससे बात करके कि भाई आप इसे सपोर्ट करें, आप इसे गाइड करें, इसकी पर्सनल हिस्ट्री हमें बताएं, इन्हें क्या हुआ है। कई बार क्या होता है पेशेंट अपनी सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, देन है इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटरपर्सनल थेरेपी आपको पता है इंटरपर्सनल क्या होता है, कि सोशल होना, किस तरह से हम सोशलाइज अपना ग्रुप के साथ, किस मतलब सोशल एक्टिविटीज़ हमने कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कई बार ये काफ़ी सक्सेसफुल भी मानी गई है और इसमें कहा गया है कि जो डिसऑर्डर होता है ना वो ठीक भी हो जाता है इस थेरेपी से। ठीक है, देन उसके बाद है प्रोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, विथ एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, हमने कि सारा ट्रीटमेंट ठीक से चल रहा है, आउटलुक ऑफ द समवन विद द बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ फेवरेबल, मोस्ट पीपल रिस्पॉन्ड टू ए मेडिकेशन और द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिकेशन। तो इसमें क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द पीपल विल रिस्पॉन्ड टू द लिथियम। इसमें पूरा चेकआउट करना है कि जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, अभी हमने मेडिसिन दी, क्या उस पर रिस्पॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बस यही सब है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर का चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको एक आउटलाइनिंग पूरे चैप्टर की इस टॉपिक की बता दी है। एक बार हम इसको सम अप करेंगे। ठीक है, कि आपने किस तरह से 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन लिखना है, 3 मार्क्स के लिए तो एक पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन 10 मार्क्स के लिए लिखोगे तो आपको प्रॉपर हेडिंग के साथ लिखना है। तो आई थिंक अब मुझे नहीं लगता कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर में कोई प्रॉब्लम होगी। आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या होता है। इसमें 2 फेज़ होते हैं, मैनिक फेज़ होता है, डिप्रेसिव फेज़ होता है, 4 इसकी टाइप्स होती हैं, बाइपोलर 1, 2 और साइक्लोथीमिया। ठीक है, और बस यही है, हमने अपनी लैंग्वेज में इसको लर्न करना है, समझ के करना है, ताकि जब एग्ज़ाम में लिखने की बारी आए, जब ऐसा नहीं करना कि आपने बाइपोलर 1 में डाल दिया इसमें डिप्रेसिव फेज़ ज़रूरी है, बाइपोलर 2 में डाल दिया इसमें मैनिक फेज़ ज़रूरी है। नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखना। थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस है, वहाँ से फिर एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपको नॉलेज है, मिक्स नहीं करना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को मेरा ये वीडियो ठीक लगा होगा। अपने से कोशिश करूँगी और अच्छे से करवाने की। थोड़े मेरे पास टाइम का इशू रहता है, तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल। जल्द ही लेके आऊँगी एक, हम इसका सम अप वीडियो करेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया होगा तो उसकी हम वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ शेयर माई चैनल। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।